नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। बहराइच दंगा मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी विधायक ने पार्टी के नेताओं पर दर्ज कराई है एफआईआर। दंगा करने की एफआईआर कराई गई है दर्ज। डीएम की मौजूदगी में बेटी की हत्या की कोशिश। सुरेश्वर सिंह का आरोप। भाजयुमो नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दंगा, पथराव और जान से मारने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। रामगोपाल की हत्या के बाद मौके पर गए थे विधायक सुरेश्वर सिंह। विधायक सुरेश्वर सिंह का यह आरोप है उन पर पथराव और फायरिंग भी हुई थी। आपको बता दें कि विधायक द्वारा दी गई तहरीर में लिखा है कि 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज गोलीकांड के बाद मृतक रामगोपाल के शव को अस्पताल चौराहा पर रखकर प्रदर्शन कर रही भीड़ को समझाने के दौरान उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। तो भाजयुमो नगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक ने यह मुकदमा दर्ज किया है। दंगा करने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। दंगा, पथराव और जान से मारने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बीजेपी विधायक ने पार्टी के नेताओं पर ही दर्ज कराई है एफआईआर। दंगा करने की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। डीएम की मौजूदगी में बेटी की हत्या की कोशिश की गई। सुरेश्वर सिंह का आरोप। भाजयुमो नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दंगा, पथराव और जान से मारने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। रामगोपाल की हत्या के बाद मौके पर गए थे विधायक सुरेश्वर सिंह, जहां पर उनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है इसको लेकर। तो बहराइच दंगा मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंवर दिवाकर सिंह बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक नया एंगल सामने आया है बहराइच हिंसा में? बहराइच दंगा मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी महासी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने बेटा की हत्या की साजिश के तहत 8 लोगों नामजद एफआईआर कराया है, बाकी अज्ञात लोगों पर गया है। जब 13 तारीख को घटना हुई, रामगोपाल की हत्या हुई, जिसमें जो है 100 रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे अस्पताल चौराहे पर, मर्चरी ले जाने के लिए जो है आए थे, जिसमें विधायक द्वारा समझाया बुझाया गया था, जिस पर विधायक के काफिले पर उनके बेटे पर हमला हुआ, जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वीडियो के फुटेज के माध्यम से उन्होंने पहचान करके एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 8 लोग नामजद किए गए हैं, बाकी कई लोग अज्ञात हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है। जी बिल्कुल कुंवर, वो कौन से 8 लोग हैं और साथ ही तहरीर में क्या कुछ कहा गया? नगर अध्यक्ष बीजेपी के लोग हैं, बाकी कुछ सांसद दिग्भूषण सिंह के उसमें कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, लेकिन नगर विधायक अनुपमा जायसवाल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, और कुछ बीजेपी के नए लड़के भी हैं, शामिल हैं, जिनकी पुलिस पहचान कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी छानबीन हो जा चुकी है, जिससे नामजद एफआईआर कराई जा चुकी है। बाकी गिरफ्तारी शेष नहीं हो पाई है, पुलिस छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है कुंवर? गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बेटे विधायक का आरोप है कि बेटे को जान मान से मारने की धमकी की गई, फायरिंग की गई, गाड़ी पे तोड़फोड़ किया गया और उन पर भी हमला किया गया। इन्हीं गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कल। बिल्कुल, इस तहरीर को देने के बाद क्या कुछ सुरेश्वर सिंह के द्वारा बयान दिया गया हो? सुरेश्वर जी के द्वारा भी कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने एफआईआर कराई है। एफआईआर में लिखा गया है कि बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। विधायक चूंकि उस समय मर्चरी में लाश आई थी, महासी विधानसभा की घटना थी, तो समझाने बुझाने के प्रयास कर रहे थे, और मुख्यमंत्री जी से बातचीत के बाद लोगों का एक प्रयास था कि मूर्ति विसर्जन हो जाए और जो इनका पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार हो जाए। उसी में कुछ जो है दंगाइया द्वारा विधायक के बेटे पर हमला कर दिया गया, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और जो है उनको हल्की फुल्की चोटें आई। इसी के सीसीटीवी माध्यम से उस फुटेज की पहचान करके 2-3 दिन के बाद मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया। बिल्कुल कुंवर, तहरीर मिलने के बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? इसकी जांच एसपी रामानंद कुशवाहा कर रहे हैं। वो गहन छानबीन कर रहे हैं कि किन किन नेताओं से इनके तार जुड़े हैं, कहाँ से लोग संबंध हैं, भाजपा कार्यकर्ता है कि नहीं है। इसमें नगर विधायक के आदमी जो है अर्पित श्रीवास्तव हैं, बाकी कई लोग और भी हैं। उसमें नगर महामंत्री का भी नाम आ रहा है, लेकिन अभी छानबीन की जा रही है, पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल, अर्पित श्रीवास्तव का भी नाम सामने आया है, भाजयुमो के नगर अध्यक्ष है। ऐसे में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो इस पूरी घटना पर?
अभी जो मुलजिम बनाए गए उनकी तरफ से कोई आरोप नहीं है। जिसमें एक शिक्षक भी है, शिक्षक कुलदीप पांडे हैं, वो जो है पहले मीडिया से भी जुड़े थे, बाकी लेखपाल थे, फिर शिक्षक है, उनका भी नाम सामने आया है। लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है, वीडियो के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया गया। जी बहुत शुक्रिया कुंवर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी विधायक ने पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है, दंगा करने की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खबर बढ़ते आगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामले में बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के इस मामले पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है, जिससे अब केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देते हुए मामले में रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की समान मांग को भी ठुकरा दिया था और अब केजरीवाल की याचिका भी अस्वीकार कर दी गई है। बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। तो मोदी की डिग्री मामले पर एक बार फिर से सियासत तेज है और केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25% की वृद्धि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। सीएम योगी ने बहुमंजिला आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की घोषणा की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पुलिस बल पर आने वाले खर्च पर प्रस्तावित शुल्क लगाने की स्वीकृति भी दी है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन पर रहेगा। साथ ही इसका सम्मान प्रस्तावित कॉर्पस नियमावली के तहत किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया। उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 455 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क 29 प्लेटिनियम, 51 गोल्ड और 783 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 से राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,54,000 से अधिक भर्तियां संपन्न हुई हैं, जिसमें 22,000 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,41,000 से अधिक कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। वर्तमान में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण, उत्तर प्रदेश पुलिस बल की अवस्थापना सुविधाओं और पुलिस सुदृढ़ीकरण के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंधन के फलस्वरूप महत्वपूर्ण त्योहार
मेले, जुलूस, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमारी सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश के अंदर शांति और सुरक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया, इसमें पिछले 7 वर्ष में 17 जवानों ने प्रथम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 1618 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 77,811 तायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और अपराधी गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया था उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई, जिनमें 2 को फांसी की सजा हुई है। माफिया और अपराधियों व उनके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित संपत्तियों में लगभग 4057 करोड़ की संपत्ति का जब्तीकरण व अवैध कब्जे से भी अवमुक्त कराया गया। वही चुनाव आयोग ने झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया है। अजय कुमार सिंह ने अनुराग गुप्ता की जगह ली है। बता दें कि अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। अजय कुमार सिंह को कई उपलब्धि हासिल है। आईपीएस अधिकारियों के पैनल से चुना गया था, जिनके पास राज्य सरकार ने भेजे थे। बता दें कि झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद से हटाने का निर्देश दिया था। उनके खिलाफ शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया गया है। उनके खिलाफ पिछले चुनाव में काफी शिकायतें मिली है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। वही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि भाजपा उपचुनाव में पीडीए से घबराई है। पीडीए परिवार के लोग भेदभाव के शिकार हुए। बीजेपी सरकार में सभी को न्याय नहीं मिला। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहेल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में या राजनीतिक कोई फैसला हुआ होगा, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहेल उपचुनाव में जो होने जा रहा है वो विधानसभा है जहां की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है। और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है। हर वर्ग के लोग साथ हैं। हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करहेल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं,
अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीडीए परिवार के लोग। मैं जानता हूं, क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी से प्रीपेड चलते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में, उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं। ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में होगी। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। बरेली में वाल्मीकि समाज ने समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर भगवान वाल्मीकि की डाकू से तुलना करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जिला अध्यक्ष गोविंद बाबू वाल्मीकि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल में कोतवाली पहुंचकर एक ज्ञापन क्राइम इंस्पेक्टर को कोतवाली में दिया है, जिसमें कहा गया है कि भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हुए उन्हें डाकू की संज्ञा दी थी। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि भगवान वाल्मीकि जी का अपमान करने वाले सपा जिला अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वही खबर मथुरा से है, जहां एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसके बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं मथुरा में ताजमहल पर जल चढ़ाने वाले श्याम बाबू पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। अधमरी अवस्था में उसे थाना हाईवे के अंतर्गत देवीपुरा के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हिंदू महासभा के पदाधिकारी का कहना है कि श्याम बाबू पर साजिश के तहत हमला किया गया। पुलिस श्याम बाबू के हमलावरों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
देवीपुरा है, हाईवे थाना क्षेत्र में एक साड़ी की फैक्ट्री है। वहाँ पर दो पक्ष में आपस में मारपीट हुई थी। वो साड़ी फैक्ट्री में काम करना राहुल और सूरज के बीच में आपस में मारपीट हुई। तो राहुल ने अपने साथी, अपने भाई छोटू, गौरव और राकेश को बुला लिया। राकेश ने बाद में जो मजरूब है श्याम, उनको भी बुला लिया। 3 लोग वहाँ गए, सूरज के साथ में मारपीट किया। तो सूरज ने सूरज और जो साड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले और जो संजय है, 4-5 लोग और, इन लोगों ने लाठी डंडों के साथ में श्याम की पिटाई कर दी, जिससे उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। श्याम के पिता के तारीख पर 309 BNS की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण में 4 लोग पुलिस हिरासत में हैं, इनको से कड़ी पूछताछ की जा रही है। वही खबर मेरठ से है, जहां महंगी शिक्षा और महंगी चिकित्सा को लेकर महिलाएं और पदाधिकारी डीएम ऑफिस पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। महंगे इलाज और महंगी शिक्षा पर रोक लगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे। वहीं इस दौरान महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा और उसका कई लाखों का चार्ज बनाकर उससे वसूल करेंगे। वही खबर मेरठ से है, जहां ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दूसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के रशीद नगर का बताया जा रहा है। वहीं अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के जट बाजार में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और जमकर पथराव किया गया, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वही मैनपुरी करल सीट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद इंडिया वॉइस जिला संवाददाता मुकेश कुमार से खास बातचीत की। नामांकन दाखिल किया है। सैपई पूरा परिवार उनके साथ यहां पहुंचा था और नामांकन दाखिल कर चुके हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनका शायद प्रत्याशी भी घोषित नहीं हो पाया। हमसे खास बातचीत करने के लिए तेज प्रताप जी मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, आज पूरा परिवार यहां पहुंचा था मुख्यालय, नामांकन दाखिल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस चैलेंज के रूप में समाजवादी पार्टी इस करेल से? हर चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और बहुत मजबूती के साथ और गंभीरता के साथ चुनाव को लड़ना चाहिए। हम लोग इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं और चूँकि समाजवादी पार्टी के साथ बहुत पुराना जुड़ाव रहा इस क्षेत्र का, और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में पूरा जन समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी को और हम लोग बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी लगातार मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब लगातार करेल पर फोकस किए हुए हैं। मंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एक ही मैरिज होम है, उसी में कार्यक्रम होते हैं, वही गिने चुने लोग हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जनता का समर्थन जो है वो कहीं भाजपा के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ। बीएसपी ने शाक्य प्रत्याशी मैदान बता रहा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ में है और समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ में है, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये तेज प्रताप जी थे जिनसे हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है अभी तो उनको प्रत्याशी भी नहीं मिला और जो शाक्य प्रत्याशी बीएसपी से आया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वही मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन में पीछे से घुसी कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो यमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घायलों का इलाज लगातार जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण नीमूबेन जयंतीबाई का अयोध्या में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेक विकास के आयाम प्राप्त किए। रामलला के दर्शन के दौरान देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो केंद्रीय मंत्री का अयोध्या में जोरदार स्वागत किया गया। विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मैंने दर्शन किया है।
मैंने देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भागलपुर जिला के नवगछिया में अपराधियों की बंदूकें फिर से गरजने लगी है। पुरानी रंजिश में अपराधियों ने देर शाम करीब 6 बजे नया टोला खादी भंडार के समीप युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को अपराधियों ने 4 गोली मारी है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान बेतिया जिला के लोगना निवासी रविंद्र कुमार पिता अशरफी चौधरी के रूप में हुई है। वहीं बचपन से ही नवगछिया के नया टोला में अपने नाना स्वर्गीय वासुदेव चौधरी के यहां रहता था। वह नया टोला स्थित सीमा निवास घर के पास स्थित गुमती से सिगरेट पीते हुए जैसे ही नीरज यादव की दुकान के पास पहुंचा, काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। युवक के पीठ, सिर, ठुड्डी में गोली लगी है। गोली की आवाज सुनकर खादी भंडार के पास पुलिस पिकेट के पदाधिकारी ने इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी। इसके बाद थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।